इस वीडियो में हम फिजिक्स का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन फिजिक्स में बनेंगे और आते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। यानी कि किसमें जो है कौन सी ऐसी परिघटना है जिसमें प्रकाश सीधी रेखा में न चल करके क्या होता है, मुड़ जाता है। तो अपवर्तन का मतलब हो गया कि आपका जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी प्रकाश किरण प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग अपवर्तन। लेकिन परावर्तन में क्या होता है, किसी सॉलिड सरफेस से टकराने के बाद वो उसी माध्यम में क्या करती है, ऊपर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। तो अब विवर्तन जरा हम समझते हैं यहाँ पे क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास आप किसी अंधेरे कमरे में या फिर कहीं पर खड़े हुए हैं जहां पे प्रकाश थोड़ा इस तरह से आपका आ रहा है। मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एक बीम ऑफ लाइट यहाँ शो कर रहा हूँ, है ना। ये आपके पास एक सुराख है और बाकी ये कहीं ब्लेड पट्टी लगी हुई है ना, जिससे लाइट दूसरी तरफ एंटर नहीं कर पा रही थी। ये आपकी प्रकाश किरणें जो मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये एक बीम ऑफ लाइट जा रही है। इस तरह से इस खाली स्थान से होकर के जब ये जाती है तो इस लाइट को ऐसे ही सीधे निकल जाना चाहिए, राइट। लेकिन सामने अवरोध पड़ने के कारण आपने देखा होगा कि इस सुराख के बगल से, इस छिद्र से जब लाइट पास करती है, इसके बगल भी लाइट जो है आपको नजर आने लगती है। तो इससे यही पता चलता है कि लाइट जो है, जो सीधी रेखा में जाने की बजाय इस तरह से इधर भी फैल गई। तो यही है इसके मुड़ने की घटना और यही घटना कहलाती है आपकी विवर्तन, जिसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो विवर्तन में लाइट क्या हो जाती है, मुड़ जाती है अपने रास्ते से। तो इसके माध्यम से हम जो है क्या कर सकते हैं, इस अवधारणा को नहीं बता सकते कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता। सही आंसर क्या बनेगा बच्चों, विवर्तन हो जाएगा आपका, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन देखिए 102 नंबर का क्वेश्चन समतल दर्पण की बात कर रहा है। द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई समतल दर्पण इस तरह से होता है, आपने बना देखा होगा, है ना, इमेज फॉर्मेशन। तो देखिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि इस तरह से मान लीजिए समतल दर्पण है आपका, और कोई लाइट मान लीजिए आ रही है। तो इस तरह से मान लीजिए ये प्ले, यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है पड़ा हुआ, ए बी है। यहाँ से एक लाइट इस तरह से गई, तो ये जो लाइट होती है ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस इसी सीध में चली है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें टकराने के बाद फिर वापस वैसे ही चली आएंगी। उसके बाद एक किरण आरेख आप इसके पोल यानी ध्रुव पी से आप करते हैं यहाँ पे। तो जितना एंगल यहाँ ये एक्सिस के साथ बना के हुए जाती है, उतना ही एंगल बना करके ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, है ना। तो इसको जब आप बैक डोर से इस तरह से डॉटेड लाइन से करते हो, तो ये लगभग जा करके इसी सीध में जा करके वहीं पर जाके आपको मिलेगी। और ये जब डिस्टेंस आप देखिएगा तो ये आपका इमेज हो जाती है, राइट। ये आपकी इमेज बन गई ये वाली। तो कितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर ये वस्तु रहती है उतनी ही दूरी पर ये आपका इमेज भी बनता है। तो U और V यानी वस्तु प्रतिबिंब से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी दोनों बराबर होती है, पहली बात। तो यहाँ पे और उसके बाद जो साइज होती है, यानी कि ए बी जो होगा, ए बी लेंथ, वो आपकी ए डैश बी डैश अगर हम इसको कहें तो ए डैश बी डैश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और साथ ही साथ में प्रतिबिंब कैसा होता है, लेटरल इन्वर्टेड होता है ना, लेटरल इन्वर्जन होता है इमेज में। लेटरल इन्वर्जन का मतलब, जिसको हम लोग पार्श्वीय उल्टा कहते हैं, इसका मतलब होता है जो लेफ्ट साइड रहेगी वो आपका राइट दिखेगी और राइट साइड आपको कैसी फील होगी कि लेफ्ट दिख रही है। इस चीज को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो ध्यान रखना, दो बातें होती हैं क्या, कि एक तो वस्तु आपके सेम आकार साइज की बनेगी, दूसरी बात क्या होती है, जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रहेगी उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा, यानी दर्पण से उतनी दूरी पर इमेज बनेगा। और क्या होता है, तीसरी बात कि लेटरल इन्वर्जन की घटना होती है समतल दर्पण में यानी प्लेन मिरर में। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब जो आपके स्टेटमेंट दिए हुए, वस्तु के आकार से दुगना बिल्कुल नहीं होता है इमेज, वस्तु के आकार का आधा भी नहीं होता है, बराबर कहता तो यहाँ पे कंसीडर करते क्योंकि वो चीज होती है। लेकिन तीसरे में कह रहा है वस्तु के आकार के बराबर आकार का होगा, बिल्कुल सही बात है, ये होता है। पार्श्वीय उल्टा यानी लेटरल इन्वर्टेड होता है, लेटरली इन्वर्टेड यानी कि दाया का बाया, बाया का दाया, तो ये भी होता है। यानी तीसरा और चौथा इसमें जो होगा वो सही हो जाएगा। तो थर्ड फोर्थ ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ये आपका सी सही हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए आपके सामने आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए कह रहा है चम्मच, उसके बाहर की ओर उभरे हुए भाग, जैसे ये आपका उभरा हुआ भाग की बात कर रहा है, ये आपका स्पून हो गया, राइट। ये मान लीजिए स्पून हो गया आपका। तो अब इस स्पून में जो है कह रहा है ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये हिस्से की बात कर रहा है, इस हिस्से की बात कर रहा है, राइट। तो ये आपका उभरा हुआ भाग कैसा दिखता है, जरा ये देखिए। ये अब उभरे हुए भाग की बात कर रहा है, ये आपका कैसा दिखता है, ये आपका
उत्तल दर्पण की भांति बिहेव करता है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि उत्तल दर्पण अगर है तो यहाँ पे इस तरह से उत्तल दर्पण होता है, तो इससे जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा पीछे की तरफ दर्पण के पीछे बनती है, और दर्पण के पीछे बनेगी तो इमेज कैसी होती है, वो हमारी काल्पनिक इमेज या आभासी इमेज कहते हैं उसको। और आभासी इमेज क्या होती है, सीधा होता है ना। अगर आभासी इमेज है तो वो सीधा। तो क्या हुआ, हमको पता चला कि दर्पण कैसा होता है, किस दर्पण की भांति व्यवहार करता है, तो उत्तल दर्पण। लेकिन अगर अंदर की बात करता तो ये होता अवतल। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। इसने बाहर पीछे वाले साइड की बात करा तो वो आपका उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण से इमेज कैसा बना, हमारा सीधा बना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा डियर। तो इस तरह से हम लोग आंसर करेंगे, लेकिन अंदर कह देता तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर। देखिए, अनंत दूरी पर रखी हुई एक वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब यानी कि साफ सुथरा इमेज बनाती है, तो x किसके बराबर होगी। ध्यान दीजिए, इन अनंत दूरी पर रखी एक अवतल दर्पण, तो यहाँ पे फॉर्मेशन कर लीजिए इस तरह से। ये आपका मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, और इसने कहा अनंत पर, तो ये मान लीजिए अनंत दूरी है ना, ये अनंत है, ये अनंत है। और अनंत से अगर अनंत पे कोई वस्तु है तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती हैं वो कैसी चलती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से इसका इमेज फॉर्मेशन होगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसका मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर है और ये यहाँ पे फोकस है, फोकस से ही होकर कि ये परावर्तित किरणें पास करती हैं सभी की सभी, यानी इमेज कहाँ पर बनता है, आपका मुख्य फोकस एफ पर। अब एफ से, और ये ध्रुव पी है, तो एफ से पी की जो दूरी होती है उसको फोकल डिस्टेंस एफ कहते हैं। तो जो एक्स होगा, देखिए क्या कह रहा है, अनंत दूरी पर रखी वस्तु अवतल दर्पण के समक्ष x दूरी पर पटल स्पष्ट प्रदीप्त बनाती है, तो x बराबर होगा, है ना। x दूरी पर रखे तो x किसके बराबर होगा, देखिए x दूरी पर पटल, तो कहां पे बना रहा है इमेज, तो मुख्य फोकस पे इमेज बना रहा है। तो उसने कहा x दूरी पर, ये f जो है आपका एक्चुअली x बोल रहा है, तो x क्या है, तो x जो है आपकी फोकल डिस्टेंस के बराबर होगी, यानी कि दर्पण की जो फोकस दूरी है उसके बराबर होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से डियर आपको सोचना समझना करना है थोड़ा सा। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में मन लगा करके, तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आप इजिली बना पाइएगा। अगला देखिए, फिर समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और दूरी के संबंध में क्या विकल्प चाहिए। तो मैंने बताया कि जो u होता है वो v के बराबर, ये पहली केस है, राइट। उसके बाद h इक्वल टू एच डैश होता है, यानी जो ये इमेज की लेंथ है, और ये आपकी ऑब्जेक्ट की यानी कि वस्तु की दूरी, वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज दोनों बराबर होता है, दूसरी बात। और लेटरल इन्वर्जन होता है, ये तीसरी बात। तो ये तीन बातें होती है, इसमें से देख लीजिएगा कौन सा होगा। और साथ में और जो इमेज होता है, इमेज उसका नेचर कैसा होता है, अगर हम बात करें तो काल्पनिक होता है, काल्पनिक, या फिर इसको आभासी हम लोग कहते हैं, आभासी, राइट। और आभासी होगा तो आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो इन सब चीजों के आधार पे आप इसको पढ़िए कि कौन सा वाला बैठेगा। वास्तविक होता है, बिल्कुल नहीं, आभासी होता है, पहली बात। तो आभासी, सीधा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु के समान दूरी, बिल्कुल इसमें सभी बातों का जिक्र हो रहा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आभासी बनेगा, ये देखिए यहाँ लिखा गया है। सीधा बनता है, ये देखिए आपको बताया गया। समतल दर्पण के पीछे बनता है, वो भी आपको बताया गया, ऊपर में फॉर्म करके हमने बताया था। आगे देखिए 106 नंबर का क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए डैश रखी होनी चाहिए। अवतल दर्पण है ना, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, ध्यान देना, जैसे अवतल दर्पण ये है आपका, ये कोई अवतल दर्पण है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका मुख्य फोकस, और ये पोल हो गया। तो ध्यान देना, वस्तु कहीं पर रहती है, इस फोकस के इस साइड में कहीं पर रखी जाए, फोकस से लेकर के, लेकिन अगर इससे इसके बीच में कहीं पर रखी जाती है तो इसका इमेज पीछे की तरफ बनता है, राइट। तो ये अब जब इमेज पीछे की तरफ बनेगा दर्पण के, तो वो आपका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हो जाता है। तो इसने कहा कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहां होनी चाहिए, तो दर्पण के ध्रुव P और मुख्य फोकस F के बीच में होनी चाहिए। तो इसमें देख लीजिए, मुख्य फोकस और ध्रुव P के बीच में, राइट। ये तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस तरह से। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको चैनल पे विजिट करके जरूर देख लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। मैथमेटिक्स का पेपर कैसे आता है वहां आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सॉल्यूशन कैसे करते हैं उसमें बहुत सारी तरीके, बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई गई हैं, वो सब चीजों का यूज करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल और भी वीडियोज अभी आएंगे मैथमेटिक्स के, है ना, फिजिक्स के भी बहुत सारे वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे। 3-4 वीडियो अभी और आएंगी आपके एग्जाम से पहले पहले, उनको वॉच कर लीजिएगा। फिलहाल वो फ्यूचर की बातें हैं, अभी जो अपलोडेड है उनको जाके देख लीजिएगा। और ये वीडियो जरा सा भी अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, है ना।
और कैसे दिखाना है वो आप जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, 107 नंबर का, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणपुंज, यहाँ पे देखिए शक्तिशाली की बात कर रहा है ना, समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए जो किरणपुंज होते हैं समांतर में चलेंगे। फिर के लिए वाहनों की हेडलाइट की बात कर रहा है। बस की पॉइंट क्या है, हेडलाइट। हेडलाइट का मतलब जो अग्रदीप होता है ना, जो गाड़ी का जो अग्रदीप होता है उसमें ये जो लाइटें होती हैं वो आपने देखा होगा कि इस तरह से चलती हैं और बेहतर बीम देती हैं। तो ये आपकी जो इसमें हेडलाइट में वो किस तरह से, यानी कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, तो इसमें कौन सा दर्पण लगता है, इसमें आपका सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का यूज होता है। ध्यान देना, लेंस मत कर देना, है ना। क्या होता है, अवतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर साइड विंग्स या फिर साइड मिरर की बात करता तो आपका क्या होता, उत्तल दर्पण सही हो जाता। ये क्लास 10 में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 108 नंबर देखिए, सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब, सदैव आभासी और सीधा, आभासी भी हो और सीधा भी हो। तो एक तो उत्तल दर्पण जो होता है आपका, है ना, उत्तल, जैसे आपको मैंने यहां पे बताया इस तरह से जो उत्तल रहता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है, इसमें भी इमेजेस हमेशा क्या बनती हैं, दर्पण के पीछे बनती हैं। हर केस में दो ही केस होती हैं, एक अनंत पर और एक अनंत से यानी कि एक फाइनाइट डिस्टेंस पे। तो दोनों केसेस में हमेशा कैसी बनती है, दर्पण के पीछे इमेज फॉर्म होगी। इमेज फॉर्म दर्पण के पीछे होगी यानी आभासी होगी। आभासी होगी तो क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या होती है हमारी, सीधी। इमेज अगर आभासी है तो ऑटोमेटिक सीधा, लेकिन अगर रियल इमेज है तो वो हमेशा उल्टा बनता है। तो एक तो इसमें होता है, और दूसरा मैंने आपको समतल दर्पण की भी केस बता दी थी कि जितना ये दर्पण के सामने इमेज रखी हुई है, तो देखिए वस्तु रखी हुई है दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे इमेज आपकी बनती है। तो ये भी आपकी कैसी हो जाएगी, आभासी एवं सीधा। तो हमेशा चाहे समतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों केसेस में आपका क्या बनता है, हमारा इमेज आभासी और सीधा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा, ए भी सही है बी भी सही है। इसका मतलब ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। और ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही जायकेदार है ना। ये कह रहा है 109, यदि आवर्धन m का मान प्लस 1.5 है, आवर्धन हमको पता है कि m जो होता है वो क्या बताता है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है। आवर्धन की यही डेफिनेशन होती है, यही आपको फील कराएगा। वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है, या कितना बड़ा है या छोटा है। तो देखिए m बराबर होता है, अब यहाँ पे साइन की बात हम नहीं कर रहे हैं, h बाई एच डैश, राइट, सॉरी यहाँ उल्टा लिखा गया, एच डैश बाई एच, जहां एच डैश क्या है, ये आपकी प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये आपकी वस्तु की ऊंचाई है, राइट। तो ये हमको ध्यान होना चाहिए। और एक चीज बता दें कि चाहे दर्पण कोई सा भी हो या लेंस कोई सा भी हो, तो वस्तु हमेशा ऊपर रखी जाती है, ऐसा एज्यूम करके चला जाता है। तो ये वस्तु की हाइट है एच से दी गई है, तो जो कि प्लस ऊपर की तरफ है, इसलिए एच हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। एच पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका मतलब एच भी, एच डैश भी आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ देखिए एच डैश बाई एच होता है। फिलहाल ये फॉर्मूले में ज्यादा कुछ पता नहीं है, हमको एम के मान से ही इस बात का पता लगाना है। तो देखिए अगर m का मान क्या हो गया, एक से बड़ा हो गया, है ना, और दूसरी केस हो गई कि m का मान एक से छोटा हो जाए, m के बराबर, अगर एक के बराबर हो गई, इसका मतलब वस्तु की जो ऊंचाई है, यानी वस्तु की लेंथ और प्रतिबिंब की लेंथ दोनों सेम हो जाएगी। लेकिन अगर m जो है एक से बड़ा है, तो जरा देखिए क्या होगा। तो इसका मतलब है कि जो हमारी हमारा जो इमेज है, इमेज उसकी साइज वस्तु की साइज से बड़ी हो जाएगी। और अगर m का मान एक से छोटा है, तो इसका मतलब कि हमारी जो इमेज की साइज है वो वस्तु की साइज से छोटा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि m यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1.5 है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर है। m जो है आपका ग्रेटर है किससे, एक से। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, या फिर हम यूं कह ले कि 1.5 है, तो देखिए एच डैश बाई एच इक्वल टू 1.5। तो यहां से अगर हम इसको करते हैं तो देखिए 15/10 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। तो यहां से अगर हम करते हैं कि एच डैश बराबर 3/2 एच, या फिर एच बराबर 2/3 एच डैश, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से, यहाँ पे देखिए एच डैश बराबर 3/2 एच हो जा रहा है, तो वस्तु की ऊंचाई से बड़ा हो जाएगा। तो प्रतिबिंब का आकार जो है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा वस्तु के आकार का, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और प्रतिबिंब कैसा होता है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर H प्लस है, अभी मैंने बताया, तो H डैश भी क्या होगा, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव होने का मतलब ऊपर में ही इस तरह से फॉर्म होगा। तो ये चीज हमारी सही हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, 109 का करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं 110 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए, जल में आंशिक रूप से डूबी हुई एक पेंसिल है जो कि वायु और जल के अंतरा पृष्ठ पर प्रतिस्थापित प्रतीत होती है। यह किसके कारण होता है? आपने देखा होगा कि पानी के भीतर में जैसे किसी ग्लास में पानी भरा हुआ है ना, इस तरह से, और इसमें कोई पेंसिल इस तरह से टिका के इस पे रखी गई है। तो ये पेंसिल यहाँ पर आपको लगता है थोड़ी यहाँ से ऐसे कि थोड़ी सी ये टेढ़ी फील होती है। तो ये किस कारण से होती है? तो ये आपका होता है अपवर्तन की घटना के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये सब बच्चे तो जानते ही होंगे क्योंकि क्लास 10 में इसके बारे में काफी जिक्र किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 111। निम्नलिखित को उनके पूर्ण अपवर्तनांक है ना, उनके पूर्ण अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे कम अपवर्तनांक, सबसे कम, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से आपको करना है। तो देखिए सबसे जो अगर हम यहाँ पे देखिए 4-5 चीजें हैं, 3-4 चीजें हैं। जल है, केरोसिन है। अगर हम वाटर के अपवर्तनांक की बात करते हैं तो इसका होता है 1.33। अगर हम केरोसिन ऑयल की बात करते हैं तो इसका अपवर्तनांक 1.44 के अप्रॉक्सीमेट होता है। अगर हम ग्लास की बात करते हैं तो ग्लास का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 के अप्रॉक्सीमेट। और जो हीरा होता है, डायमंड की अगर बात करते हैं तो इसका अपवर्तनांक 2.42 के अप्रॉक्सीमेट होता है। तो अब आपको साफ दिख रहा होगा कि वाटर का अपवर्तनांक सबसे कम, उससे ज्यादा केरोसिन ऑयल, उससे ज्यादा कांच और सबसे ज्यादा हीरा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लॉन्ग हो जाता है वीडियो, इसलिए पार्ट वाइज आपके लिए प्रस्तुत करते रहेंगे। लेंस की शक्ति के, देखिए लेंस की शक्ति की बात कर रहा है। शक्ति का फॉर्मूला जो होता है P = 1/f होता है। तो यहां से डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि जो पावर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? फोकल लेंथ के। तो फोकस दूरी के किस प्रकार संबंधित है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो या यूं कह सकते हो कि 1/f से प्रत्यक्ष या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी कह सकते हो, है ना। अगर डायरेक्टली तभी कहते हैं जैसे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, इसको डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे है तो डायरेक्टली 1/f भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं फिलहाल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन था। तो ठीक है डियर, मिलेंगे अगले इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ में, आपके साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।